Hello everyone, welcome to the course Design and Analysis of Algorithms. You are watching Knowledge Spade. What is a good algorithm or what is an efficient algorithm? तो एक good या efficient algorithm कौन सा होता है that runs in less time? An algorithm that uses less computational resources. Similarly, that uses less memory or other resources भी हो सकते हैं like network, bandwidth, etc. तो बहरहाल the most important thing जो है वो computational resources ही हैं या time है, क्लॉक टाइम है कि वो एल्गोरिदम कितना यूज़ करता है. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. द डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम: द theoretical study of computer programs performance and resource utilization. So this is called the analysis of algorithms, and this study is a theoretical or mathematical or abstract study. Next is why study algorithms and performance. यानी जो एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस है इसको हम स्टडी क्यों करते हैं. although there are many other important issues related to algorithms like वो एल्गोरिदम यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, इसी तरह से रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स को मीट करता है नहीं करता है, वो करेक्ट है या नहीं है, सो ऑन मैनी इश्यूज हो सकते हैं. लेकिन परफॉर्मेंस को ही हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ही क्यों इम्पोर्टेंट है. So there are many reasons why performance is important. Number one, performance is correlated with user friendliness. Obviously, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक एल्गोरिदम को रन करके बैठे इंतज़ार करते रहें कि कब आंसर आएगा. Obviously, if it is not efficient algorithm, तो आप क्लिक करके वेट कर रहे हैं कि आंसर आए, अब आए, दैट इज़ अगेंस्ट द यूज़र फ्रेंडलीनेस, और आप ऐसा एल्गोरिदम कभी नहीं चाहेंगे. अगर कोई रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं और आपको उन रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स को मीट करना है तो आपका एल्गोरिदम जो है वो भी अकॉर्डिंगली एफिशिएंट होना चाहिए. योर एल्गोरिदम मस्ट बी एबल टू जनरेट द आउटपुट इन रियल टाइम. परफॉर्मेंस मेजर द लाइन बिटवीन व्हाट इज़ फिजिबल एंड व्हाट इज़ नॉट फिजिबल. व्हाट इट मीन्स कि सपोज दैट, एक एग्जांपल लें, गूगल कार जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो डेवलप की हैं. तो उसमें क्या है कि कार जो है वो एक कैमरा यूज़ कर रही है. बेसिकली देयर आर मैनी कैमराज एंड अदर सेंसर्स दैट आर यूज्ड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैमरा. कैमरा इज़ आल्सो अ सेंसर. तो कैमरा जो है वो एक इमेज लेता है और उस इमेज में कोई ऑब्जेक्ट है, कार को आपने स्टॉप करना है और इस तरह से स्टॉप करना है कि बिफोर इट टचेज़ द ऑब्जेक्ट को टच करने से पहले ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जानी चाहिए. अब ये कैसे होगा, आपके पास कैमरा से एक इमेज आता है, आप उस पर कोई एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और ये रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं कि ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी में करनी चाहिए. अब अगर आपके पास वो एक लिमिटेड टाइम है, अगर तो उस फिजिबिलिटी के अंदर आपका एल्गोरिदम जो है वो आपको आउटपुट जनरेट कर देता है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को टच करने से पहले ब्रेक अप्लाई हो जाती है, तो देन वेल एंड गुड. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं है और उसने जब आपको आउटपुट दी है उसके बाद आप ब्रेक अप्लाई करें या ना करें, इन बोथ केसेस आपकी गाड़ी अगर ऑब्जेक्ट के साथ टकरा गई है तो दैट मीन दैट एल्गोरिदम इज़ नॉट फिजिबल इन दिस सिनेरियो. एल्गोरिदम्स गिव्स यू अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट प्रोग्राम्स बिहेवियर. एक एल्गोरिदम या एक प्रोजेक्ट या एक प्रोग्राम जो है वो एक पर्सन या एक टीम से रिलेटेड नहीं होता. बेसिकली देयर आर मैनी पर्सन, मैनी पीपल आर रिलेटेड टू दैट प्रोग्राम और दैट प्रोजेक्ट. अब वो जितने भी रिलेटेड पीपल्स हैं उसमें उसके यूज़र्स भी हो सकते हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी हो सकते हैं, उसमें डेवलपर्स हो सकते हैं, उसमें डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, मैनी पीपल बेसिकली. अब इन सब के दरमियान एक कम्युनिकेशन के लिए किसी टूल की ज़रूरत है और वो टूल क्या है, वो एल्गोरिथम है. परफॉर्मेंस इज़ लाइक मनी. आप जानते हैं कि टाइम इज़ मनी. इट्स फन, यस इट्स रियली फन if you get some ability to analyze the algorithm's performance and some ability to design algorithms, you will really enjoy this course. Algorithm designing capabilities. Obviously, algorithms की performance के analysis के नतीजे में आपके अंदर algorithm designing capabilities पैदा होती हैं. Now the question is why we use
abstract or mathematical analysis and why not running time? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करें और कंप्यूटर पर रन करके उसका टाइम चेक कर लें कि कितने टाइम में वो रन होता है. सो व्हाई नॉट रनिंग टाइम? द नंबर वन रीज़न इज़ द रनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर. आपका कंप्यूटर जो है वो 486 है या आपका कंप्यूटर Core i5 या Core i7 है. आपका कंप्यूटर जो है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल रैम कितनी है, दूसरे रिसोर्सेज कितने हैं, तो कंप्यूटर पर डिपेंड करता है रनिंग टाइम. तो इसलिए रनिंग टाइम जो है वो रिलायबल नहीं हो सकता कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं है. सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज होने से आपका रनिंग टाइम चेंज हो जाएगा. तो इस पर भी ये इशू है कि हम कैसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स को फिर कंपेयर कर सकते हैं. बल्कि इवन आपका कंप्यूटर सेम हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम हो, तो देन स्टिल देयर आर चांसेस कि आपका जो रनिंग टाइम है वो आपको सेम ना मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही कंप्यूटर है, उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी पर आप एक एल्गोरिदम जो है उसको दो मुख्तलिफ टाइम में रन करते हैं तो दो मुख्तलिफ रनिंग टाइम आपको मिल सकते हैं. रीज़न उसकी ये है कि आपकी जो मशीन है वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट स्टेट में हो सकती है. उसके बैक एंड पे डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर रहे हैं. मेमोरी कितनी एम्प्टी है, कितनी यूज़ हो रही है, उसमें जो मेमोरी पेजेस हैं वो किस स्टेट पर हैं, क्या सिचुएशन है, जो बैक एंड पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनकी क्या शेड्यूलिंग है, उनकी क्या प्रायोरिटी है. तो डिफरेंट टाइम्स में ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं और अकॉर्डिंगली आपके एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है. तो इसलिए रनिंग टाइम इज़ जस्ट नॉट रिलायबल एट ऑल. सिमिलरली डिपेंड्स ऑन इनपुट. अब फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो दो नंबर्स हैं 2 और 3. आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है या 7957 मल्टीप्लाई बाई 93,756, इन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है. तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होंगे और इसी तरह से आपके इनपुट पर आपका जो रनिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा. तो कैसे इससे एल्गोरिदम का कंपैरिजन पॉसिबल फिर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट रनिंग टाइम आपको मिलेगा. तो स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म आप डेवलप नहीं कर पाएंगे. इसी तरह से डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज़. ऑब्वियसली आपने 100 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सर्च करना है या 10 मिलियन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सर्च करना है तो टाइम डिफरेंट लगेगा. तो इसलिए जो इनपुट साइज़ है उस पर भी टाइम आपका डिपेंड करेगा. और एग्जांपल देखें, आपने 100 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है या 1 बिलियन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो रनिंग टाइम विल डिपेंड ऑन इनपुट साइज़. ये एक और ड्रॉबैक आ गया. इसी तरह से वांट्स अपर बाउंड्स इन टाइम. इस बात का मतलब ये है कि हम आम तौर पर जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं उसमें हम अपर बाउंड्स को देख रहे होते हैं कि ये एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है. अप टू नाउ वी हैव डिफाइंड एल्गोरिदम एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. तो यहाँ पर मुनासिब मालूम होता है कि हम एक सिंपल एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर लें, दैट हाउ वी कैन एनालाइज द एल्गोरिदम. तो ये इसको आप एक केस स्टडी कह सकते हैं बट इट इज़ वेरी सिंपल. ये प्रॉब्लम जो है एक एरे को सम करने का प्रॉब्लम है. आपके पास जो इनपुट है वो एक एरे है और उसका साइज़ है, इंटीजर्स का वो एरे है, और आउटपुट इसकी क्या होगी कि वो जो इंटीजर्स हैं, द एरे ऑफ इंटीजर्स जो है उसको आपने सम अप करना है, उसके तमाम एलिमेंट्स का सम आपकी आउटपुट होगी. ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमने एल्गोरिदम लिखा है उसको हमने एक प्रोग्रामिंग कोड की फॉर्म में लिखा है. तो जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि इसमें कोई इशू नहीं है कि आप एक एल्गोरिदम जो है उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, यानी जो इसका एरे का सम बनेगा वो ये एल्गोरिदम रिटर्न करेगा और इसका नाम है सम. और इसको जो इनपुट मिल रही हैं वो दो हैं, एक वो एरे है और दूसरा उस एरे का साइज़ है n. एल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से. स्टार्ट में ये सम जो है वो 0 होगा और उसके बाद एक लूप जो है वो रन करेगा. लूप में आइटरेटर जो है वो i है.
आई इनिशियलाइज होता है 0 से, और ये आई जो है ये प्लस प्लस होता रहेगा और ये लूप रन होता रहेगा अनटिल के ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपका ये लूप जो है वो आइटरेट करता रहेगा, लूप रन होता रहेगा। ये कंडीशन है i इज़ लेस देन n, यानी जब तक एरे के साइज़ से i की वैल्यू लेस रहेगी ये लूप आइटरेट करेगा। जब ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर ये लूप स्टॉप हो जाएगा। इस लूप के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन है और उसमें जो ऑलरेडी सम बन चुका है उसमें जो ith एलिमेंट है वो सम करने के बाद इसको s के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। जब ये लूप कंप्लीट रन हो जाएगा तो पूरे एरे का सम आपका s के अंदर आ जाएगा और वो s आप रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज़ योर एल्गोरिदम। अभी हम इस एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। इस एल्गोरिदम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हमने नंबरिंग कर दी है। इसमें आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं। द रेड कलर इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ 1, 2 and 8. These 3 instructions will run once only. जब ये एल्गोरिदम रन होगा तो ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ये इनिशियलाइजेशन है ये सिर्फ एक ही दफ़ा होगी, ये भी इनिशियलाइजेशन है। आल्दो कि ये लूप जो है वो n टाइम्स रन होगा क्योंकि आपके एरे का साइज़ n है, लेकिन ये जो इनिशियलाइजेशन होती है ये सिर्फ एक ही दफ़ा होती है। उसके बाद ये वाली 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो एनीवेज, और इसी तरह से ये जो सम बनेगा, ये जो रिटर्न होगी वैल्यू, ये भी ओनली वंस, एक दफ़ा होगी। तो आपके पास 3 इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक दफ़ा रन होती हैं। इसी तरह से 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, these instructions will execute once for each iteration of the loop. जितनी दफ़ा ये लूप रन होगा उतनी दफ़ा ही ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो क्वेश्चन ये है कि लूप कितनी दफ़ा रन होगा। ऑब्वियसली n टाइम्स लूप रन होगा। आपके एरे का साइज़ n है तो n एलिमेंट्स को सम करना आपने, और ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये लूप कितनी दफ़ा रन होगा। i की वैल्यू लेस देन n है और ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से लेकर n-1 तक जो i की वैल्यू जो होगी, इन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये लूप रन होगा। तो इट मीन्स कि फ्राम 0 to n-1 कितनी टोटल आइट्रेशंस बनी? 0 to n-1 टोटल n आइट्रेशंस बनी हैं आपके पास। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है लूप से रिलेटेड, इसको आप यहीं पर ज़हन नशीन कर लें। जब ये एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम लूप के अंदर एंटर होती है तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और i की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद ये i की वैल्यू जो है ये यहाँ पर n के साथ कंपेयर होती है, ये कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप रन होगा। जब ये लूप रन हो जाएगा तो उसके बाद ये i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, यानी i में इंक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा फिर ये कंडीशन चेक होगी, लूप फिर रन होगा, i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, कंडीशन दोबारा चेक होगी, और सो ऑन। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहता है। और फिर अनटिल के आखिरी दफ़ा जब i की वैल्यू प्लस प्लस होती है और ये कंडीशन चेक होती है तो i की वैल्यू n से लेस आपको नहीं मिलती, बल्कि वो उसके इक्वल आ चुकी होती है, तो वहाँ पर ये लूप स्टॉप होता है। अब इस सिनेरियो में तो आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है ये n टाइम्स रन होगी और लूप के अंदर भी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब की सब n टाइम्स रन होगी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है ये n+1 टाइम्स रन होगी। उसकी वजह ये है कि जब ये i की वैल्यू इनिशियलाइज हुई थी ये तब भी कंडीशन चेक हुई थी, और जब i की वैल्यू इस n के इक्वल आ गई थी तो तब भी चेक हुई थी। तो i की वैल्यू 0 से लेकर n तक, 0 से n तक टोटल वैल्यूज़ बनती हैं n+1। तो आपकी ये जो कंडीशन होती है जो कि चेक करती है कि आपका लूप आइटरेट करेगा या नहीं, वो कंडीशन हमेशा n+1 टाइम्स रन होती है अगर आपका लूप n टाइम्स रन हो रहा है। तो जितने टाइम्स भी आपका लूप रन हो रहा होगा आपकी इंक्रीमेंट की कंडीशन एग्जैक्टली उतनी दफ़ा ही रन होगी, लूप की बॉडी जो है वो भी एग्जैक्टली उतनी दफ़ा ही रन होगी, लेकिन जो कंडीशन है चेक करनी वो उससे 1+ होगी। तो अब तक जो हमने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक आपकी 3 इंस्ट्रक्शंस 1, 2 and 8, दीज इंस्ट्रक्शंस विल रन ओनली वंस, और आपकी जो 5 इंस्ट्रक्शंस हैं 3, 4, 5, 6 and 7, दीज इंस्ट्रक्शंस विल एग्जीक्यूट वंस पर ईच इंस्ट्रक्शन, और आपका लूप जो है वो n टाइम्स आइटरेट करेगा। तो टोटल सम अगर आप करते हैं तो वो क्या बनेगा, 5 इंस्ट्रक्शंस n टाइम्स रन होती है, 5n हो गया,
और ये +3 हो गया, तो 5n+3। अगर आप इसको काउंट करें साथ, इसको n+1 टाइम्स कहें, तो ये आपका सम जो बनेगा, तो इस केस में आपका सम 5n+4 हो जाएगा। अब ये हमने 5n+3 क्यों लिखा है, 5n+4 क्यों नहीं लिखा, हम लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये एक अजीब आपको लग रहा होगा कि वाई बोथ आर ट्रू, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप इग्नोर कर दें, आप इसको 5n+3 ले लें या 5n+4 ले लें, इट डजेंट मैटर। आगे मूव करते हैं। ये जो आपके पास फंक्शन बना है, ये वाला 5n+3, इसको आप f of n से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम का ये कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है। Now we have two constants 5 and 3, maybe it is 3 or 4. These constants basically are not accurate. आप सिंपल इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ले लें जो कि 1, 2 एंड 8 है। अब जो इंस्ट्रक्शन 1 है और 2 है, इन दोनों में सेम चीज़ है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन 8 है उसमें एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जो CPU टाइम है, CPU साइकिल्स हैं, वो इंस्ट्रक्शन 1 और 2 को एग्जीक्यूट करने में क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम इंस्ट्रक्शन 8 को एग्जीक्यूट करने में लगेगा? ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है। और इसी तरह से ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जिनको हमने इक्वली मान लिया था कि सारी इंस्ट्रक्शंस n टाइम्स रन हो रही हैं, तो इसलिए 1n+n+n+n आपने उसको 5n कर दिया। तो हालांकि यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक असाइनमेंट हो रही है, तो ये सारे डिफरेंट काम हो रहे हैं और इनका एग्जीक्यूशन टाइम भी डिफरेंट होगा। तो यानी ये एक वेटेड सम होना चाहिए था, इसको हम इक्वल वेटेज तो नहीं दे सकते। तो इसलिए आपका 5 भी एक्यूरेट नहीं है, आपका 3 या 4 जो है वो भी एक्यूरेट नहीं है। दीज आर जस्ट अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। तो इसलिए हमने कहा था कि इसको आप 3 या 4 लें, इससे कोई इतना मैटर नहीं करता है। इसकी कुछ और रीज़न्स जो कि ज़्यादा एक्यूरेट रीज़न्स हैं, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब चूंकि 5 and 3 आर नॉट एक्यूरेट नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि हम उनको C1 C2 यानी दो कॉन्स्टेंट्स कह दें। तो हम उनको कहेंगे C1n+C2। तो आपके पास ये एक फंक्शन आ गया, मे बी आप इसको an+b कह दें। तो ये एक an+b की फॉर्म में आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा एक एल्गोरिदम का एनालिसिस था कि हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस को नंबरिंग किया और उनको काउंट किया कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और उससे हमने एक टोटल सम लिया। वो जो टोटल सम था उसको हमने कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन का नाम दिया। हम ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट टूल्स टू एनालाइज द एल्गोरिदम्स, एंड वी विल सी मोर एग्जांपल्स एज वेल।